हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए अब हम लोग पेस्टरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड की जो जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। और अब हम लोग इंडिया के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, अब अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पेस्टरलिज्म अफ्रीका में किस तरह से होता था। Let us move to Africa, where over half of the world's pastoral population live. हम अफ्रीका के बारे में जब जानते हैं तो पहली चीज़ हमें क्या पता चलती है, वो ये कि दुनिया में जितने पेस्टरलिस्ट रहते हैं उनकी आधी आबादी तो अफ्रीका में ही है। Even today, over 22 million Africans depend on some form of pastoral activity for their livelihood. और अभी भी आज के समय में भी करीब 22 मिलियन अफ्रीकन्स ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से पेस्टोरल एक्टिविटी द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दे इंक्लूड कम्युनिटीज़ लाइक बेदोइंस, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान एंड तुर्काना। और इसमें जो कम्युनिटीज़ पेस्टोरलिज्म का काम करते हैं उनमें बेदोइंस, बर्बर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना है। ये जो आपकी बुक में ये मैप दिया हुआ है इसमें कौन से पेस्टोरलिस्ट किधर रहते हैं उसके बारे में बताया गया है। और ये जो क्लोज़अप में इसमें बताया गया मसाई जो कम्युनिटीज़ है वो कहाँ रहती है अफ्रीका में, है ना। इसमें दिया भी है केन्या और तंजानिया में ये मसाई कम्युनिटीज़ रहती है। Most of them now live in the semi-arid grassland or the arid desert where rain-fed agriculture is difficult. इनमें से ज़्यादातर जो हैं पेस्टोरलिस्ट वो सेमी एरिड यानी कुछ काफ़ी हद तक सूखा इलाका ग्रासलैंड है, घास का मैदान, वहाँ रहते हैं जहाँ कम बारिश होती है। और एरिड डेजर्ट या फिर बिल्कुल सूखा डेजर्ट जो है वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर खेती संभव नहीं है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर तो खेती नहीं कर सकते हम वहाँ पर। दे रेज कैटल, कैमल, गोट, शिप, डंकी एंड दे सेल मिल्क, मीट, एनिमल स्किन एंड वूल। ये कैटल पालते हैं जिनमें गाय, बैल, भैंस होती है। उसके अलावा कैमल पालते हैं, गोट, शिप और डंकी भी पालते हैं। और इनके दूध को बेचकर, इनके मीट को बेचकर, इन जानवरों की चमड़ियों को बेचकर और ऊन को बेचकर इनकी कमाई होती है। सम ऑल्सो अर्न थ्रू ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, अदर कंबाइन pastoral activity with agriculture. Still other do a variety of odd jobs to supplement their meager and uncertain earning from pastoralism. और इनमें से कुछ जो है अपने पेस्टोरलिस्ट एक्टिविटी के अलावा व्यापार और ट्रांसपोर्ट में भी काम करते हैं, और व्यापार करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। दूसरे जो है अपनी पेस्टोरल एक्टिविटी के साथ एग्रीकल्चर का काम करते हैं, और कुछ जो हैं वो दूसरे छोटे छोटे काम भी करते हैं ताकि अपनी जो पेस्टोरलिज्म से जो थोड़ी कमाई होती है उसको सपोर्ट मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो पेस्टोरलिज्म से कमाई होती है वो बहुत अनसर्टेन होती है, कोई ठिकाना नहीं होता कितनी अर्निंग होगी, फिक्स अर्निंग नहीं होती। Like pastoralists in India, the lives of African pastoralists have changed dramatically over the colonial and पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। और जैसे भारत के पेस्टोरलिस्ट पर कॉलोनियल पीरियड के दौरान बहुत असर पड़ा था उनकी ज़िंदगी के ऊपर, वैसे ही अफ्रीका के पेस्टोरलिस्ट लोगों के ऊपर भी बहुत ही नाटकीय प्रभाव पड़ा था कॉलोनियल रूल का। और ये जब कॉलोनियल रूल ख़त्म हो गया उसके बाद के समय का, व्हाट हैव दीज चेंजेस, और ये कौन कौन से बदलाव थे, चलिए हम एक एक करके उसको देखते हैं। We will discuss some of these changes by looking at one pastoral community, the Maasai, in some detail. इसके बारे में जो बदलाव आए हैं अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट में, उसमें एक कम्युनिटी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जो कि मसाई हैं, जिसका इस कम्युनिटी का नाम मसाई है। The Maasai cattle herder are primarily in East Africa. ये मसाई कैटल हर्डर या जानवरों को पालने वाले जो लोग होते हैं ये मुख्य रूप से ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं। 3 lakhs
in southern Kenya and another 1,50,000 इन तंजानिया। और इसमें से कुछ तो 3 लाख के करीब आबादी जो है वो केन्या में रहती है, बाकी जो है 1.5 लाख के करीब आबादी जो है वो तंजानिया में रहती है। वी विल सी हाउ न्यू लॉज एंड रेगुलेशन टुक अवे देयर लैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट। और हम ये भी देखेंगे कि जब नया कानून आया तो कैसे उनके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा और उनके जो उन नियमों की वजह से कैसे उनकी ज़मीन चली गई और साथ ही साथ उनका मूवमेंट भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते। This affected their lives in times of drought and even reshaped their social relationship। और इसका असर क्या हुआ, ख़ास तौर पे तब जब सूखा पड़ता था तो उस समय इनके जीवन पर इसका बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ा और साथ ही साथ उनका जो एक सामाजिक संबंध था उसको भी एक नए तरीके से देखना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। Where have grazing land gone? अब ये देखेंगे कि अफ्रीका में जो मसाई थे उनकी चराने की ज़मीन जो थी, चारागाह जो थी, वह कहाँ चली गई। One of the problem the Maasai have faced is the continuous loss of their grazing land। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मसाई झेल रहे थे वो था लगातार उनके जो चराने की ज़मीन थी, चारागाह जो थे, उसका ख़त्म होना या कम होना हो रहा था। बिफोर कॉलोनियल टाइम मसाई लैंड स्ट्रेच्ड ओवर वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ केनिया टू द स्टेपीज ऑफ नॉर्थ तंजानिया। जब यहाँ कॉलोनियल पीरियड शुरू नहीं हुआ था तो उसके पहले ये पूरा मसाई लैंड कहलाता था, जो कि नॉर्थ केनिया से स्टेपीज़ जो कि ग्रासलैंड है नॉर्दर्न तंजानिया में, वहाँ तक फैला हुआ था। In the late 19th century, European imperial powers scrambled for the territorial possession in Africa, slicing up the region into different colonies। और फिर क्या हुआ कि लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन जो है वो यहाँ पहुँच गए और धीरे धीरे करके इन अफ्रीका के काफ़ी हिस्सों को अपने कब्ज़े में कर लिया और उस पूरे रीजन को, जिसको कभी मसाई लैंड कहा जाता था, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, है ना। स्लाइसिंग ऑफ द रीजन इनटू डिफरेंट कॉलोनीज, अलग है, जिसने जहाँ अधिकार किया था उसको अपना हिस्सा उन्होंने बना लिया इन कॉलोनीज, यूरोपियन लोगों ने, है ना, अपनी कॉलोनी कहने के लिए। इन 1885 मसाई लैंड वाज कट इनटू हाफ विथ एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश केन्या एंड जर्मन टांगाइका। और फिर क्या हुआ कि 1885 में ये जो मसाई लैंड, जो पूरा इलाका जो केन्या से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ था, जिसमें स्टेपी ग्रासलैंड भी आ जाता था, इसको इन्होंने क्या किया, 2 हिस्से में बांट दिया। एक जिस पर अंग्रेज़ों का कब्जा था वो ब्रिटिश केन्या कहलाया, और जिस पर जर्मन लोगों ने कब्जा कर रखा था उसको टंगेइका का नाम दिया गया। Subsequently, the best grazing land were gradually taken over by the white settlement and Maasai were pushed into a small area। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो सबसे अच्छे चारागाह थे उसको गोरे लोगों ने अपने रहने की व्यवस्था वहाँ पर कर ली, वो रहने लगे वहाँ पर, और मसाई लोगों को धक्का देकर, यानी कि उनसे कहा गया कि तुम पीछे हटो, और एक छोटे से एरिया में उनको खिसका दिया गया। वो छोटा सा हिस्सा कौन था, साउथ केन्या एंड नॉर्थ तंजानिया। द मसाई लॉस 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड। अब वो जो मसाई लैंड जो था उसका करीब 60% हिस्सा इसने मसाई लोगों ने खो दिया, यानी कि करीब 60% हिस्सों पर ये जो यूरोपियन आए थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया।
They were confined to an arid zone with uncertain rainfall and poor pasture. और इनको जो धक्का दे के पीछे हटाया गया कि तुम उधर जाके रहो, ये ज़मीन जो है इस पर हम रहेंगे, गोरे लोगों ने, वो ज़मीन जो थी वो बहुत ही सूखी हुई थी और बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता था। इस वजह से चारागाह भी बहुत अच्छे नहीं थे। From the late 19th century, the British colonial government in East Africa also encouraged local peasant communities to expand cultivation. फिर क्या हुआ? लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ईस्ट अफ्रीका में ज़्यादातर लोगों को ये कहा कि भाई आप लोग ना खेत अपनी बड़ी करो, यानी खेती बाड़ी ज़्यादा करो। एज कल्टिवेशन एक्सपैंडेड, फिर जैसे जैसे खेती बढ़ने लगी, पास्चर लैंड वर टर्न इनटू कल्टिवेटेड फील्ड, जो चारागाह थे उसको खेत के बना दिया गया। इन प्री कॉलोनियल टाइम द मसाई पेस्टोरलिस्ट हैड डोमिनेटेड their agricultural neighbor both economically and politically। और यही कारण था कि जब कॉलोनियल पीरियड से पहले मसाई जो थे वो बहुत ही डोमिनेंट थे और एग्रीकल्चर नेबर से अपने जो खेती करने वाले किसान थे, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी वो ज़्यादा पावरफुल थे मसाई जो थे वो। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये ज़्यादातर इनकी ज़मीन छिन गई और वहाँ पर खेती होने लगी, बाय द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल द सिचुएशन हैज़ रिवर्स्ड। ये ठीक उल्टा हो गया, यानी कि पहले मसाई बड़े डोमिनेंट हुआ करते थे और लेकिन अब क्या था, जो एक किसान थे जिन्होंने बहुत सारी पास्चर लैंड को खेती के ज़मीन में तब्दील कर दिया था, वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। Large area of grazing land were also turned into game reserve like Masai Mara and Samburu National Park in Kenya and Serengeti Park in Tanzania। और बहुत सारे जो खेती के जो चारागाह थे उसको गेम रिजर्व बना दिया गया, जिसको आज भी हम लोग मसाई मारा के नाम से जानते हैं। और संबूरू नेशनल पार्क केन्या में है और सेरेंगेटी जो है वो तंजानिया में, यानी मसाई मारा और संबूरू नेशनल पार्क केन्या में है और सेरेंगेटी पार्क जो है वो तंजानिया में है। ये गेम रिजर्व बना दिया गया इसको। तो इस तरह से क्या हुआ, इन पेस्टोरलिस्ट से वो भी जो ग्रेजिंग लैंड थी वो भी छिन गई। Pastoralists were now allowed to enter these reserves. They could neither hunt animal nor graze their herd in these area। अब क्या था, पेस्टोरलिस्ट लोग को इजाज़त नहीं मिलती थी इन रिज़र्व में, यानी जो गेम रिज़र्व बना हुआ था मसाई मारा और संबूरू नेशनल पार्क और सेरेंगेटी, यहाँ पर इनको घुसने नहीं दिया जाता था। और इसलिए अब ना तो यह जानवरों का शिकार यहाँ कर सकते थे और न ही अपने जानवरों को वहाँ चरा सकते थे। Very often these reserves were in the area that had traditionally been regularly grazing ground for the Masai herds। जबकि पहले जो था ये जो रिज़र्व बना है ये पहले एक बहुत ही अच्छा ग्रेजिंग ग्राउंड था मसाई लोगों के जानवरों के लिए। The Serengeti National Park, for instance, was created over 14,760 kilometers of Masai grazing land। और आज जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क आपने सुना होगा, इसमें नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में देखा भी होगा आपने, ये जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है ये करीब 14,760 किलोमीटर बड़ा है और ये कभी एक समय मसाई ग्रेजिंग लैंड हुआ करता था। ये देखिए नीचे मसाई लोगों का दिया है और यहाँ देखिए मसाई लोग जो हैं वो अपने जानवरों के साथ हैं और बड़े बड़े हर्ड इनके जो होते हैं, झुंड जो होता था जानवरों का हुआ करता था। The loss of the finest grazing land and water resources created pressure on the small area of land that the Masai were confined within। और अब क्या था, उनकी अच्छी जो चारागाह थी वो तो चली गई थी और पानी के रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे थे, तो जो भी पानी का रिसोर्स था उस पर बड़ा ही ज़्यादा दबाव रहता था। छोटा सा एरिया था, चारागाह के रूप में मसाई लोगों को मिला था। अब छोटे से इलाके में ही ये बिल्कुल ही बंद कर रह गए थे। कंटिन्यूअस ग्रेजिंग विद इन ए स्मॉल एरिया
inevitably meant deterioration of the quality of pasture. अब एक ही एरिया में, छोटे से एरिया में बार बार आप जानवरों को चराओगे तो फिर क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ पास्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा, है ना। फॉडर वॉज ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई। थोड़े ज़मीन पर जो जानवरों को चारा मिलता है, बार बार आप उसी पे ले जाओगे तो थोड़े समय में चारे की कमी हो जाएगी। फीडिंग द कैटल बिकम परसिस्टेंट प्रॉब्लम। इसलिए जानवरों को खिलाना इनके लिए लगातार एक प्रॉब्लम बनी हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बॉर्डर्स आर क्लोज्ड करेंगे, है ना। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।